प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10वीं क्लास के भूगोल विषय के 5वें पाठ खनिज तथा ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घर जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते हुए देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा है। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियाँ हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी हुई। इन्हें बनाने में लोहा एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी हुई विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी अन्य चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं? आपने पढ़ा कि भूपर पट्टी, पृथ्वी की ऊपरी परत, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग। खनिज व दंत मंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वास्थ्य में मदद करते हैं। इन सभी को याद कर लीजिए। सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और फास्फेट स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लूराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लूओराइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जा सकता है कि फ्लूराइड किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? फ्लूओराइट से। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि रूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उसका कारण अभ्रक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दांतों में चमक किस खनिज के कारण आती है? तो अभ्रक के कारण आती है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो सारे के सारे खनिज कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? भूपर पट्टी से प्राप्त किए जाते हैं। ज़रा ध्यान से सोचें और बताइए कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए, रोशनी देने वाला जो बल्ब होता है उसमें एल्युमिनियम होता है, उसमें तांबा होता है, उसमें सिलिकॉन होता है, जो उसके अंदर प्लेट बनी होती है वो सिलिकॉन की होती है। उसके आगे उसके अंदर कांच लगा होता है, उसके अंदर टंगस्टन धातु होती है, उसके अंदर तांबा लगा हुआ होता है। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। भोज्य पदार्थों, ज़रा ध्यान से सोचें और बताएं तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तथ्यों को इकट्ठा करें। अब आगे है खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर, हीरा व नरम चूना तक शामिल है। खनिज इतने विविध क्यों होते हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिका। कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि खनिज का निर्माण कैसे होता है? तो खनिज का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। ये परिस्थितियों का परिणाम क्यों कह रहा है? क्योंकि जो हीरा और कोयला होता है वो दोनों एक ही समय में मतलब एक ही चीज़ से बनते हैं। कोयले को अगर एक निश्चित तापमान पे
अगर उसको रखा जाता है तो उसका हीरा बन जाता है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के कारण के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविद व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक एवं रासायनिक संगठनों से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो खनिजों का वर्गीकरण किसके रूप में होता है? खनिज 3 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होते हैं, एक अधात्विक होते हैं और एक ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक वो होते हैं जिसमें लोहे के अंश होता है, जैसे लोहा ऐसा का है, मैग्नीज है, निकल और कोबाल्ट है, और एलो भी है और बहुमूल्य भी है। अधात्विक कौन से होते हैं? जिनमें धातुओं की तरह चमक नहीं होती हैं और जिनमें धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। ऊर्जा खनिज और तीसरे हैं ऊर्जा खनिज। तो खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न शैल समूहों में पाए जाते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में तथा वृत्त जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह शिराओं में जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। ये सीसा है, ये एक धातु होती है, वो शीशा नहीं है जिसे चेहरा देखते हैं, दर्पण नहीं है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण अक्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लोहे अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम शामिल है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है और बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। आगे है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के रूप में के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लैटिनियम प्रमुख है। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही परग्रहित होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। आगे है रोचक तथ्य है रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्ति व समुदाय को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्रियाकलाप को अवैध घोषित किया और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक एलो खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों में से लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं
खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचनाएं, प्रक्रियाएं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि ऐसक में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीवयता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद ही एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे लौह खनिज की। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को महत्वपूर्ण मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क, आयरन और लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो सबसे अच्छे वाला कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है, जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसमें अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लौहांश 50 से 60% तक होता है। तो हेमेटाइट में कम होता है और मैग्नेटाइट में सबसे ज़्यादा होता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि मैग्नेटाइट, मैग्नेट का मतलब चुंबक, मैग्नेट चुंबक होती है और चुंबक का जो लोह होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा होता है। ओडिशा झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट अयस्क का किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सन्निध का मतलब साथ लगते हैं। झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नौमुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। इनको एक बार ध्यान से पढ़िए। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट मिलता है। कहाँ मिलता है? केंदुझर और बादाम पहाड़ खदानों से। और झारखंड का क्या है? सिंहभूमि जिला में गुआ और नौमुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम, पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। लौह अयस्क को करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लौह उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमा गाँव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। तो महाराष्ट्र गोवा का कहाँ से होता है? मरमा गाँव से। कहाँ होता है? मरमा गाँव पतन से। आगे मैग्नीज है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के भी निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। तो ये नीचे उत्पादन दे रखा है, इसको देखिए। मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश। तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अंश है वो किसका है? मध्य प्रदेश का है, 27% है। और उसके बाद में महाराष्ट्र और उड़ीसा दोनों का 25% है। तो आगे ये महत्वपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण खनिज दिखा रखे हैं। तो इसमें देखिए अजमेर है, बेवर है, अभ्रक के उत्पादन है। क्या है? जो स्टार लगे हुए हैं वो अभ्रक है। तो कहाँ होता है? राजस्थान में अजमेर और बेवर के अंदर होता है, गया में होता है और हजारीबाग के अंदर अभ्रक का उत्पादन होता है। नेल्लोर में होता है। और ये हो गए। उसके बाद में जो लोहा अयस्क है, लोहा में अयस्क के लिए जैसे ये दे रखा है आपको, रत्नागिरी है, गोवा है, मारमागाँव गाँव है, चित्रदुर्ग है, बल्लारी है, तुमकुरु है, चिकमंगलुरु है, कुद्रेमुख है। ये सब के सब क्या है? लौह उत्पादन के अंदर है। और अगर ऊपर जाओगे तो केंदुझर है, मयूरभंज है, ये इसके लोहा उत्पादन अयस्क अक्षेत्र है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी कुछ अक्षेत्र हैं जो हमने देखे थे, जैसे दुर्ग है, बेलाडीला है, चंद्रपुर है। ये सारे के सारे क्या हैं? इसके अक्षेत्र हैं।
और लोहे ऐसक की जो खानें हैं ये रेड कलर में दिखाई गई हैं। ये कहाँ है? मयूरभंज में है, केंदुझर में है, गोवा में है, बेलाडीला में है, चंद्रपुर में है और दुर्ग के अंदर है। रत्नागिरी में है, मारमा गोवा के अंदर है, बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है। और फिर लोहे ऐसक के निर्यातक पतन को इन्होंने इस तरह से दिखा रखा है। तो विशाखापट्टनम है, पारादीप है, ये लोहे ऐसक के, और इसे मारमा गोवा है और मंगलुरु है। फिर मैग्नीज है, मैग्नीज को इन्होंने स्टार बना के दिखा रखा है, मैग्नीज को स्टार बना के दिखा रखा है। जैसे सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ मैग्नीज का एक अक्षेत्र है, उड़ीसा के अंदर है ये। फिर उसके बाद में बॉक्साइट है, बॉक्साइट को दिखा रखा है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ है? अमरकंटक है, कटनी है और मैकाल में है। ये बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र है भारत के अंदर। तो भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ था। एलो खनिज, भारत में एलो खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, शीशा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा उद्योग का, तांबा बॉक्साइट का वितरण समझे। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातुवर्ध्य तन्य तथा ताप सुचालक होने के कारण तांबा का मुख्य उपयोग, धातुवर्ध्यता का मतलब होता है कि इसको आप खींच के तारे बना सकते हो, इसकी पीट के चादर बना सकते हो। तन्य का मतलब होता है इसकी आप तार बना सकते हो। ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। तो सबसे अधिक तांबा कहाँ होता है? बालाघाट के अंदर, मध्य प्रदेश में। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। तो बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश दे रखा है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। इसको देख लीजिए एक बार, गुजरात के अंदर होता है। फिर उसके बाद में 24% बॉक्साइट। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, किंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम कले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्ध्यता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों, बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट की ये खदानों में से बॉक्साइट निकाला जा रहा है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। तो पढ़ लीजिए एक बार, पंचपतमाली किसका है? बॉक्साइट का है। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था और अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन होना एक आम बात हो गई थी। अभ्रक एक ऐसा खनिज जो प्लेटों तथा पत्तरण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। यह परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च पैराविद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास को निम्न गुणक, विन संवहन के गुण तथा उच्च वोल्टेजता की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर घाटी अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिजों की बात करेंगे। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांश अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लोह परगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। ज़्यादा ध्यान से सोचें में बताएं। मानचित्र का अध्ययन करके बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज का भंडार क्यों है। तो ये देखिए, ये इन्होंने चूना पत्थर का उत्पादन बता रखा है। सबसे ज़्यादा चूना पत्थर कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चूना पत्थर राजस्थान के अंदर होता है। खनन में घातक उद्योग,
बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा? खनन का खनिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने से लाभ आने, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है, सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। ये एक नीचे अखबार की कटिंग दी हुई है। झरिया टू बी शिफ्टेड, कोल फायर कैटास्ट्रोफे, कोल यूनिट्स फाइंड ₹300 करोड़ इन डैमेज, और 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ। ये एक मुख्य खबर है। देखिए कि 50% से ज़्यादा जो कोल बेल्ट की माइंस है वो अनसेफ है। माइन का मतलब होता है खादान। सेफ्टी स्टैंडर्ड वार नॉट इन प्लेस। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि को खनिजों निक्षेपों और उनसे निर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुपरिचित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपट्टी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का प्रयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत शामिल किए जाते हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी के उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग किया जाता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों तथा घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादा पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदल में अक्षय होते हुए पादपों से पीट कोयला उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप अक्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक ये भारत में कोयला परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उनके बारे में, कोयला का क्षेत्र है, कोयला की खानें हैं, तेल हैं, उनके बारे में मानचित्र बताया गया है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं और यह विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है।
भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले हैं के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। ये जो पूर्वी राज्य हैं उनमें पाया जाता है। यह समझ रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों तथा उसके निकट शामिल स्थापित किए जाते हैं। भारत पेट्रोलियम। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों के स्नेक व अनेक विनिर्माण को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्यक रासायनिक उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनीति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनीति तथा गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत सरंध्र चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल के ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती है। पेट्रोलियम सरंध्र व असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन जो पेट्रोलियम के साथ साथ अथवा अलग ही भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई, हाई और सनिध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई, हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिलता है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों में तरल ईंधन को संपीड़ित प्राकृतिक गैस से प्रतिस्थापित देश में लोकप्रिय हो रहा है। विद्युत। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्य 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही रहती है। तेज बहते जल से विद्युत उत्पादन की जाती है जो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती है जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, कोपिली, हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत ग्रह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु वृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा की संरचना को बदलने में से प्राप्त की जाती है। अणुओं की संरचना को बदलने से जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा
आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में प्रयोग किया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो फोटो वोल्टाइक। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्र में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश में विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। और आपको एक बात बताता हूँ कि भारत में सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा केंद्र का जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में स्थित है। तो ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस। ग्रामीण भारत में गाड़ियाँ, झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट पदार्थों, पशुओं, मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलों या चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग। आगे है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर बढ़ जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इस रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहा जाता है जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा और ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ताप का प्रयोग करके उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ साथ पृथ्वी प्रभावी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उतली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है। यह ताप में भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है और दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण को प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ, एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन रीडिंग का सेशन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आप इस लेसन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो NCERT है वो सबसे महत्वपूर्ण एक स्रोत है। और ये आपका चैनल है GS by ईश्वर सर। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि भविष्य में आपको इसी तरह से अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।